इताली आधिकारिक रूप से इतालीय गणराज्य दक्षिणी यूरोप का एक देश है। 1, 2, 3 यह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है और इसका क्षेत्र काफी हद तक इसी नाम के भौगोलिक क्षेत्र के साथ मेल खाता है। इताली को पश्चिमी यूरोप का भाग भी माना जाता है। 4 और फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और वेटिकन सिटी और सान मारिनो के अंतःक्षेत्रीय लघुराज्यों के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। इसका स्विट्जरलैंड कैंपियोन में एक बहिः क्षेत्र है। इताली 6 करोड़ 5 से अधिक की जनसंख्या के साथ 301,230 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत है। यह यूरोपीय संघ का तृतीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला सदस्य राज्य है, यूरोप का 6th सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और भूमि क्षेत्र के हिसाब से महाद्वीप का 10th सबसे बड़ा देश है। इताली की राजधानी और सबसे बड़ा नगर रोम है। इतालवी प्रायद्वीप ऐतिहासिक रूप से कई प्राचीन जनजातियों का मूल स्थान और गंतव्य था। 6 मध्य इताली में रोम का लातिन नगर एक साम्राज्य के रूप में स्थापित एक गणराज्य बन गया जिसने भूमध्यसागरीय विश्व पर विजय प्राप्त की और शताब्दियों तक एक साम्राज्य के रूप में शासन किया। 7, 8 ईसाई धर्म के प्रसार के साथ रोमन कैथोलिक चर्च और पोप का केंद्र बन गया। प्रारंभिक मध्य युग के दौरान इताली ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन और जार्मनिक जनजातियों के आंतरिक प्रवास का अनुभव किया। 11वीं शताब्दी तक इतालवी नगर राज्यों और सामुद्रिक गणराज्यों का विस्तार हुआ, जिससे वाणिज्य के माध्यम से नई समृद्धि आई और आधुनिक पूंजीवाद हेतु आधार प्रस्तुत हुआ। 9, 10 इतालीय पुनर्जागरण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान फ्लोरेंस में फला फूला और यूरोप के बाकी भागों में फैल गया। इतालवी खोजकर्ताओं ने सुदूर पूर्व और नई दुनिया हेतु नूतन मार्गों की भी खोज की, जिससे यूरोपीय खोज का युग के आरंभ में मदद मिली। तथापि अन्य कारकों के बीच इतालियन नगर राज्यों के मध्य सदियों से चली आ रही अंतर्द्वंद्व और कला ने प्रायोद्वीप को आधुनिक काल के अंततः कई राज्यों में खंडित कर दिया। 11, 17 और 18 शताब्दी के दौरान इतालीय आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व काफी कम हो गया। 12 सदियों के राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजनों के बाद 1861 में स्वातंत्र्य संग्राम और हजारों के अभियान के बाद इताली लगभग पूर्णतः एकीकृत हो गया, जिससे इतालीय साम्राज्य की स्थापना हुई। 13 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इताली ने तेजी से औद्योगिकरण किया, मुख्यतः उत्तर में, और एक औपनिवेशिक साम्राज्य का अधिग्रहण किया। 14 जबकि दक्षिण काफी हद तक दरिद्र रहा और औद्योगिकरण से बाहर रखा गया, जिससे एक बृहदा प्रवास को वृद्धि मिला। 1915 से 1918 तक इताली ने एंटेंटे के पक्ष में और केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। 1922 में संकट और क्षोभ के दौर के बाद इतालिया फासीवाद तानाशाही की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इताली प्रथम अक्ष शक्तियों का भाग था, जब तक कि उसने मित्रपक्ष शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। 1940 से 1943 और उसके बाद उसके क्षेत्र के भाग पर फासीवादी सहयोग से नात्सी जर्मनी ने कब्जा कर लिया, जो इतालिया प्रतिरोध और इतालिया मुक्ति 1943 से 1945 के दौरान मित्रपक्ष राष्ट्रों का सयुद्धरत था। युद्ध की समाप्ति के बाद देश ने जनमत संग्रह के माध्यम से राजशाही को एक गणतंत्र के साथ बदल दिया और एक प्रमुख विकसित देश बनकर दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि का आनंद लिया। इताली के पास विश्व का 8वां बृहत्तम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, यूरोप में द्वितीय बृहत्तम विनिर्माण उद्योग, विश्व में 7वां बृहत्तम है। 15 क्षेत्रीय, 16, 17 और वैश्विक, 18, 19 आर्थिक, सैन्य,
सांस्कृतिक और राजनयिक मामलों में देश की महत्वपूर्ण भूमिका है। इताली यूरोपीय संघ का संस्थापक और अग्रणी सदस्य है और यह नाटो, G7, भूमध्यसागरीय संघ, लातिन संघ और कई अन्य सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में है। कई आविष्कारों और खोजों का स्रोत। देश को एक सांस्कृतिक महाशक्ति माना जाता है और दीर्घकालिक कला, संगीत, साहित्य, व्यंजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और फैशन का वैश्विक केंद्र रहा है। 20 इसमें विश्व की सर्वाधिक संख्या में विश्व धरोहर स्थल 58 हैं और यह विश्व का 5वां सर्वाधिक पर्यटित देश है। इटली की मुख्य भूमि 3 तरफ, दक्षिण और सूर्य पार्गमन की दोनों दिशाओं से भूमध्य सागर द्वारा जलावृत है। इस प्रायद्वीप को इटली के नाम पर ही इटालियन या इतालवी प्रायद्वीप कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 3,01,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेशों के क्षेत्रफल से थोड़ा कम है। द्वीपों को मिलाकर इसकी तटरेखा कोई 7,600 किलोमीटर लंबी है। उत्तर में इसकी सीमा फ्रांस 488 किमी, ऑस्ट्रिया 430 किमी, स्लोवेनिया 232 किमी तथा स्विट्जरलैंड से लगती है। वेटिकन सिटी तथा सैन मरीनो चारों तरफ से इटली से घिरे हुए हैं। इटली की जलवायु मुख्यतः भूमध्यसागरीय है, पर इसमें बहुत अधिक बदलाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए ट्यूरिन, मिलान जैसे शहरों की जलवायु को महाद्वीपीय या आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की श्रेणी में रखा जा सकता है। इटली यूरोप के दक्षिणवर्ती 3 बड़े प्रायद्वीपों में बीच का प्रायद्वीप है, जो भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। प्रायद्वीप के पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व में क्रमशः तिरहेनियन, आयोनियन तथा एड्रियाटिक सागर हैं और उत्तर में आल्प्स पहाड़ की श्रेणियां फैली हुई हैं। सिसिली, सार्डिनिया तथा कॉर्सिका, जो फ्रांस के अधिकार में हैं, ये 3 बड़े द्वीप तथा लिग्यूरियन सागर में स्थित अन्य टापुओं के समुदाय वस्तुतः इटली से संबद्ध हैं। प्रायद्वीप का आकार एक बड़े बूट, जूते के समान है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को चौड़ाई 80 मील से 150 मील तक है। सुदूर दक्षिण में चौड़ाई 35 मील से 20 मील तक है। इटली पर्वतीय देश है, जिसके उत्तर में आल्प्स पहाड़ तथा मध्य में रीढ़ की भांति अपेनाइन पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। अपेनाइन पहाड़ जेलोआ तथा नीस नगरों के मध्य से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा में एड्रियाटिक समुद्र तट तक चला गया है और मध्य तथा दक्षिणी इटली में रीढ़ की भांति दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। प्राकृतिक भूरचना की दृष्टि से इटली निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. आल्प्स की दक्षिणी ढाल, जो इटली के उत्तर में स्थित है। 2. पो तथा वेनिस का मैदान, जो पो आदि नदियों की लाई हुई मिट्टी से बना है। 3. इटली प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग, जिसमें सिसिली भी सम्मिलित है। इस संपूर्ण भाग में अपेनाइन पर्वत श्रेणी अति प्रमुख है। 4. सार्डिनिया, कॉर्सिका तथा अन्य द्वीप समूह। किंतु वनस्पति, जलवायु तथा प्राकृतिक दृष्टि से यह प्रायद्वीप 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तरी इटली, 2. मध्य इटली तथा 3. दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली, यह इटली का सबसे घना बसा हुआ मैदानी भाग है, जो तुरीय काल में समुद्र था, बाद में नदियों की लाई हुई मिट्टी से बना। यह मैदान देश की 17% भूमि घेरे हुए है, जिसमें चावल, शहतूत तथा पशुओं के लिए चारा बहुतायत से पैदा होता है। उत्तर में आल्प्स पहाड़ की ढाल तथा पहाड़ियां हैं, जिन पर चरागाह, जंगल तथा सीरीनुमा खेत हैं। पर्वतीय भाग की प्राकृतिक शोभा कुछ झीलों तथा नदियों से बहुत बढ़ गई है। उत्तरी इटली का भौगोलिक वर्णन पो नदी के माध्यम यही किया जा सकता है। पो नदी एक पहाड़ी सोते के रूप में माउंट वीजो पहाड़, ऊंचाई 6000 फुट से निकलकर 20 मील बहने के बाद सैलुजा के मैदान में प्रवेश करती है। सोसिया नदी के संगम से 337 मील तक इस नदी में नौपरिवहन होता है।
समुद्र में गिरने के पहले नदी दो शाखाओं पो डोल मेस्ट्रा तथा पो डी गोरो में विभक्त हो जाती है। पो के मुहाने पर 20 मील चौड़ा डेल्टा है। नदी की कुल लंबाई 420 मील है तथा यह 29,000 वर्ग मील भूमि के जल की निकासी करती है। आल्प्स पहाड़ तथा अपेनाइन्स से निकलने वाली पो की मुख्य सहायक नदियां क्रमानुसार टिसिनो, अद्दा, ओग्लियो और मिन्सियो तथा टेनारो, तेविया, टारो, सेचिया और पनारो हैं। टाइबर 244 मील तथा एड्रिज 220 मील इटली की दूसरी तथा तीसरी सबसे बड़ी नदियां हैं। ये प्रारंभ में संकरी तथा पहाड़ी हैं, किंतु मैदानी भाग में इनका विस्तार बढ़ जाता है और बाढ़ आती है। ये सभी नदियां सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से परम उपयोगी हैं, किंतु यातायात के लिए अनुपयुक्त। आल्प्स, अपेनाइन्स तथा एड्रियाटिक सागर के मध्य में स्थित एक संकरा समुद्रतीय मैदान है। उत्तरी भाग में पर्वतीय ढालों पर मूल्यवान फल जैसे जैतून, अंगूर तथा नारंगी बहुत पैदा होती है। उपजाऊ घाटी तथा मैदानों में घनी बस्ती है। इनमें अनेक गांव तथा शहर बसे हुए हैं। अधिक ऊंचाइयों पर जंगल हैं। मध्य इटली के बीच में अपनाइन्स पहाड़ उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में एड्रियाटिक समुद्र तट के समांतर फैला हुआ है। अपेनाइन्स का सबसे ऊंचा भाग ग्रैंड सासो डी इटालिया 9,560 फुट इसी भाग में है। यहाँ पर्वत श्रेणियों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें अधिकांश नवंबर से मई तक बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ पर कुछ विस्तृत, बहुत सुंदर तथा उपजाऊ घाटियाँ हैं, जैसे एटनो की घाटी 2,380 फुट। मध्य इटली की प्राकृतिक रचना के कारण यहाँ एक और अधिक ठंडा उच्च पर्वतीय भाग है तथा दूसरी ओर गर्म तथा शीतोष्ण जलवायु वाली ढाल तथा घाटियाँ हैं। पश्चिमी ढाल एक पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ भाग है। दक्षिण में टस्कनी तथा टाइबर के बीच का भाग ज्वालामुखी पहाड़ों की देन है, अतः यहाँ शंक्वाकार पहाड़ियाँ तथा झीलें हैं। इस पर्वतीय भाग तथा समुद्र के बीच में काली मिट्टी वाला एक उपजाऊ मैदानी भाग है, जिसे काम्पान्या कहते हैं। मध्य इटली के पूर्वी तट की तरफ श्रेणियां समुद्र के बहुत निकट तक फैली हुई हैं, अतः एड्रियाटिक सागर में गिरने वाली नदियों का महत्व बहुत कम है। यह विषम भाग फलों के उद्यानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जैतून तथा अंगूर की खेती होती है। यहाँ बड़े शहरों तथा बड़े गांवों का अभाव है। अधिकांश लोग छोटे छोटे कस्बों तथा गांवों में रहते हैं। खनिज संपत्ति के अभाव के कारण यह भाग औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। फुसिनस, ट्रेसिमेनो तथा चिडसी यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। पश्चिमी भाग की झीलें ज्वालामुखी पहाड़ों की देन है। दक्षिणी इटली, यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है, जिसके बीच में अपेनाइन्स रीढ़ की भांति फैला हुआ है तथा दोनों ओर नीची पहाड़ियां हैं। इस भाग की औसत चौड़ाई 50 मील से लेकर 60 मील तक है। पश्चिमी तट पर एक संकरा तेरा डी लेवोरो नाम का तथा पूर्व में आपुलिया का चौड़ा मैदान है। इन दो मैदानों के अतिरिक्त सारा भाग पहाड़ी है और अपेनाइन्स की ऊंची नीची श्रृंखलाओं से ढका हुआ है। पोटेंजा की पहाड़ी दक्षिणी इटली की अंतिम सबसे ऊंची पहाड़ी पोलिनो की पहाड़ी से मिलती है। सुदूर दक्षिण में ग्रेनाइट तथा चूने के पत्थर की जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियां तट तक चली गई हैं। लीरी तथा गेटा आदि एड्रियाटिक सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिमी ढाल पर बहने वाली नदियों से अधिक लंबी हैं। ड्रिंगो से दक्षिण की ओर गिरने वाली विफर्नो, फोटोरे, सेरवारो, आंटो तथा ब्रैडानो मुख्य नदियां हैं। दक्षिणी इटली में पहाड़ों के बीच स्थित लेगो डेल मोटेसी झील है। इटली के समीप स्थित सिसिली, सार्डिनिया तथा कॉर्सिका के अतिरिक्त हेल्वा, कैप्रिया, गारगोना, पाइनोसा, मांटी क्रिस्टो, जिग्लिको आदि मुख्य द्वीप हैं। इन द्वीपों में इस्चिया, प्रोसिदा तथा पोंजा, जो नेपल्स की खाड़ी के पास है,
ज्वालामुखी पहाड़ों की देन है। एड्रियाटिक तट पर केवल ड्रिमिटी द्वीप है। जलवायु तथा वनस्पति। देश की प्राकृतिक रचना, अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री 29 मिनट तथा भूमध्य सागरीय स्थिति ही जलवायु की प्रधान नियामक है। 3 और समुद्र तथा उत्तर में उच्च आल्प्स से घिरे होने के कारण यहाँ की जलवायु की विविधता पर्याप्त बढ़ जाती है। यूरोप के सबसे अधिक गर्म देश इटली में जाड़े में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी तथा गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। यह प्रभाव समुद्र से दूरी बढ़ने पर घटता है। आल्प्स के कारण यहाँ उत्तरी ठंडी हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु पूर्वी भाग में ठंडी तथा तेज बोरा नामक हवाएं चला करती हैं। अपेनाइन्स पहाड़ के कारण अंध महासागर से आने वाली हवाओं का प्रभाव तिरहिनियन समुद्र तट तक ही सीमित रहता है। उत्तरी तथा दक्षिणी इटली के ताप में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ताप का उतार चढ़ाव 52 डिग्री फा से 66 डिग्री फा तक होता है। दिसंबर तथा जनवरी सबसे अधिक ठंडे तथा जुलाई और अगस्त सबसे अधिक गर्म महीने हैं। पो नदी के मैदान का औसत ताप 55 डिग्री फा तथा 500 मील दूर स्थित सिसिली का औसत ताप 64 डिग्री फा है। उत्तर के आल्प्स के पहाड़ी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 80 होती है। अपेनाइन्स के ऊंचे पश्चिमी भाग में भी पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्वी लोम्बार्डी के दक्षिण पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा 24 होती है, किंतु उत्तरी भाग में उसका औसत 50 होता है तथा गर्मी शुष्क रहती है। आल्प्स के मध्यवर्ती भाग में गर्मी में वर्षा होती है तथा जाड़े में बर्फ गिरती है। पो नदी की द्रोणी में गर्मी में अधिक वर्षा होती है। स्थानीय कारणों के अतिरिक्त इटली की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जहां जाड़े में वर्षा होती है तथा गर्मी शुष्क रहती है। जलवायु की विषमता के कारण यहाँ की वनस्पतियाँ भी एक सी नहीं है। मनुष्य के सतत प्रयत्नों से प्राकृतिक वनस्पतियाँ केवल उच्च पहाड़ों पर ही देखने को मिलती हैं, जहाँ नुकीली पत्ती वाले जंगल पाए जाते हैं। इनमें सरो, देवदारू, चीड़ तथा फर के वृक्ष मुख्य हैं। उत्तर के पर्वतीय ठंडे भागों में अधिक ठंडक सहन करने वाले पौधे पाए जाते हैं। तटीय तथा अन्य निचले मैदानों में जैतून, नारंगी, नींबू आदि फलों के उद्यान लगे हुए हैं। मध्य इटली में अपेनाइन्स पर्वत की ऊंची श्रेणियों को छोड़कर प्राकृतिक वनस्पति अन्यत्र नहीं है। यहाँ जैतून तथा अंगूर की खेती होती है। दक्षिणी इटली में तिरहिनियन तट पर जैतून, नारंगी, नींबू, शहतूत, अंजीर आदि फलों के उद्यान हैं। इस भाग में कंदों से उगाए जाने वाले फूल भी होते हैं। यहाँ ऊंचाई पर तथा सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पूरे इटली को आधुनिक किसानों ने फलों, तरकारियों तथा अन्य फसलों से भर दिया है। केवल पहाड़ों पर ही जंगली पेड़ तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कृषि। इटली वासियों का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती है। संपूर्ण जनसंख्या का भाग खेती से ही अपनी जीविका प्राप्त करता है। जलवायु तथा प्राकृतिक दशा की विभिन्नता के कारण इस छोटे से देश में यूरोप में पैदा होने वाली सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में पैदा होती हैं, अर्थात राई से लेकर चावल तक, सेब से लेकर नारंगी तक तथा अलसी से लेकर कपास तक। संपूर्ण देश में लगभग 7 करोड़ 5 लाख एकड़ भूमि उपजाऊ है, जिसमें 1 करोड़ 83 लाख 74 हजार एकड़ में अन्न, 28 लाख 62 हजार एकड़ में दाल आदि फसलें, 7 लाख 72 हजार एकड़ में औद्योगिक फसलें, 14 लाख 90 हजार एकड़ में तरकारियां, 23 लाख 86 हजार एकड़ में अंगूर, 20 लाख 33 हजार एकड़ में जैतून, 2 लाख 19 हजार एकड़ में चरागाह और चारे की फसलें तथा 1 करोड़ 44 लाख 58 हजार एकड़ में जंगल पाए जाते हैं। यहाँ की खेती प्राचीन ढंग से ही होती है। पहाड़ी भूमि होने के कारण आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं हो सका है। जनसंख्या। पूर्व ऐतिहासिक काल में यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी। जनवृद्धि का अनुपात द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पर्याप्त ऊंचा था।
1931 में वार्षिक वृद्धि 0.87% थी। पर्वतीय भूमि तथा सीमित औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या का घनत्व अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। देश में 50,000 से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 70 है। यहाँ अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक धर्म मानने वाले हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार 99.6% लोग कैथोलिक थे, 0.34% लोग दूसरे धर्म के थे तथा 0.6% ऐसे लोग थे जिनका कोई विशेष धर्म नहीं था। शिक्षा तथा कला की दृष्टि से इटली प्राचीन काल से अग्रणी रहा है। रोम की सभ्यता तथा कला इतिहास काल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। रोम, यहाँ के कलाकार और चित्रकार विश्व विख्यात थे। आज भी यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। निरक्षरता नाम मात्र की भी नहीं है। देश में 70 दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं। छविगृहों की संख्या लगभग 9,770 है। 1969। खनिज तथा उद्योग धंधे। इटली में खनिज पदार्थ अपर्याप्त हैं। केवल पारा ही यहाँ से निर्यात किया जाता है। यहाँ सिसिली, कालटानिसेटा, टस्कनी, अरेंजो, फ्लोरेंस तथा ग्रासेटो, सार्डिनिया, कैग्लियारी, ससारी तथा इंग्लेसियास एवं पिडमांट क्षेत्रों में ही खनिज तथा औद्योगिक विकास भली भांति हुआ है। देश का प्रमुख उद्योग कपड़ा बनाने का है। यहाँ 1969 में सूती कपड़े बनाने के 945 कारखाने थे। रेशम का व्यवसाय पूरे इटली में होता है, किंतु लोम्बार्डी, पिडमांट तथा वेनेशिया मुख्य सिल्क उत्पादक क्षेत्र हैं। 1969 में गृहोद्योग को छोड़कर रेशमी कपड़े बनाने के 24 तथा ऊनी कपड़े बनाने के 348 कारखाने थे। रासायनिक वस्तु बनाने के तथा चीनी बनाने के भी पर्याप्त कारखाने हैं। देश में मोटरसाइकिल तथा साइकिल बनाने का बहुत बड़ा उद्योग है। 1969 में 15,95,951 मोटरें बनाई गई थी, जिनमें से 6,30,076 मोटरें निर्यात की गई थी। अन्य मशीनें तथा औजार बनाने के भी बहुत से कारखाने हैं। जल विद्युत पैदा करने का बहुत बड़ा धंधा यहाँ होता है। यहाँ 15,88,031 कारखाने हैं, जिनमें 68,673 व्यक्ति काम करते हैं। इटली का व्यापारिक संबंध यूरोप के सभी देशों से तथा अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से है। मुख्य आयात की वस्तुएं कपास, ऊन, कोयला और रासायनिक पदार्थ हैं तथा निर्यात की वस्तुएं फल, सूत, कपड़े, मशीनें, मोटरसाइकिल एवं रासायनिक पदार्थ हैं। इटली का आयात निर्यात से अधिक होता है। नगर। संपूर्ण देश 19 क्षेत्रों तथा 92 प्रांतों में बंटा हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य से नगरों की संख्या काफी बढ़ी है। अतः प्रांतीय राजधानियों का महत्व बढ़ा तथा लोगों का झुकाव नगरों की तरफ हुआ। देश में 1 लाख के ऊपर जनसंख्या के कुल 26 नगर हैं। सन 1969 में 5 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर रोम, इटली की राजधानी, जनसंख्या 27,31,397, मिलान 17,01,612, नेपल्स 12,76,854, तुरिन 11,77,039 तथा जेनेवा 8,41,841 है। संस्कृति। विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल इटली में है। इटली के नगर टोरिनो, बर्गमो, वेनिस, रवेन्ना, बारी, रोमा, सिएना, फ्लोरेंस, पीसा, नापोली, पाम्पे, सोरेंटो, पलेर्मो, मिलानो, ट्रिएस्ट, वेरोना, जेनोआ, ब्रिंडिसी आदि हैं।